स्टार्ट करते हैं क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 10 पार्ट 2 से। पार्ट 1 के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ मिल जाएगा। द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत। मैनी राजपूत किंग्स पर्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू आमेर एंड जोधपुर हैड सर्व्ड अंडर द मुगल विद डिस्टिंक्शंस। यानी कि कई राजपूत्स ने क्या किया था, मुगल जो एम्परर्स थे उनके साथ मिलकर ढंग से काम किया था। लाइक वो उनके एंटी भी नहीं हुए और उनके साथ ढंग से काम कर लिया। इन एक्सचेंज जब वो उनके साथ कोऑपरेटिव थे तो उनको परमिट मिला था, दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। मतलब कि जो भी उनको मिलता है या जैसे भी उनका राजकाज चलता है उसमें उनको ऑटोनॉमी मिल गई थी कि वो खुद देख लेंगे। इन द 18th century दीज रूलर नाउ अटेम्प्टेड टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल ओवर एडजेसेंट रीजन। अब 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इन रूलर्स ने ट्राई किया कि वो अपना कंट्रोल बढ़ाएं इन रीजन्स में। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। जो अजीत सिंह थे, जो जोधपुर के रूलर थे, वो इन्वॉल्व थे फैक्शनल पॉलिटिक्स में मुगल कोर्ट में। अब होता क्या था, जैसे कि एक ही मुगल के नीचे बहुत सारे राजपूत हैं, समझ लीजिए। एक राजपूत दूसरे राजपूत से या एक कोई भी एक पर्टिकुलर किंगडम के जो लोग थे वो दूसरों से अलग थे, लेकिन सबका जो एजेंडा था वो सेम था, तो उसको फैक्शनल पॉलिटिक्स बोलते हैं। तो ये सब फैक्शनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, ठीक है। These influential Rajput family claims the सूबादारी of the rich provinces of गुजरात एंड मालवा। अब इनको क्या मिलता था, ये इन्वॉल्व थे, इनको अपने पर्क्स मिलते थे, उसके अलावा सूबादारी मिलती थी गुजरात और मालवा जैसी जगहों की, इनको मिला हुआ था। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवाई राजा जय सिंह ऑफ आमेर वॉज गवर्नर ऑफ मालवा। मतलब जो अजीत सिंह थे जोधपुर के, उनको गुजरात का गवर्नर बनाया गया था, और जो सवाई राजा जयसिंह थे वो मालवा के गवर्नर थे। दीज ऑफिसेज वर रिन्यूड बाय एम्परर जहांदार शाह इन 1730। ये जो ऑफिसेज थे इनको भी रिन्यू करा गया था, दोबारा से ठीक किया गया था 1730 में। दे ऑल्सो ट्राइड टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज बाय सीजिंग पोर्शन ऑफ इम्पीरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन्स। यानी कि आसपास की जगहों पे ये लोग क्या करते थे, वहाँ पे अपनी टेरिटरी बढ़ाने की भी कोशिश करते थे। नागौर वॉज कन्क्वर्ड एंड एनेक्स्ड टू द हाउस ऑफ जोधपुर while आमेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी। यानी नागौर को जीता गया था और उसको जोधपुर के साथ जो होता है ना मिला लिया गया था, और जो आमेर था उसने लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी को जो था अपने कब्जे में ले लिया था। सवाई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर। जो राजा जय सिंह थे उन्होंने अपनी नई कैपिटल जयपुर में बनाई और उनको सूबादारी दे दी गई थी आगरा की 1722 में। मराठा कैंपेन्स इनटू राजस्थान फ्रॉम द 1740 पुट सीवियर प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। अब क्या हो रहा था, जो मराठास के कैंपेन चल रहे थे राजस्थान में 1740 से, वो क्या कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे किसके ऊपर, आगे एक्सपेंड करने पे। लाइक ये लोग तो अपना एक्सपेंड कर रहे थे, लेकिन मराठास का कैंपेन इन लोगों पे प्रेशर डाल रहे थे, ठीक है। नाउ वी विल कम टू सीजिंग इंडिपेंडेंस। जो सिख थे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th century हेल्प्ड इन रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। यानी कि जब जो सिख थे, जब वो एक साथ हो गए, एकजुट हो गए एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में 17th century के टाइम पे, तो एक स्टेट बिल्डिंग में हेल्प मिली उन्हें पंजाब के अंदर, ठीक है। कई बैटल्स हुई बाय गुरु गोबिंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स। यानी कि गुरु गोबिंद सिंह ने राजपूत और मुगल रूलर के अगेंस्ट कई लड़ाइयाँ लड़ी, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा इन 1699। कब जो खालसा बना था उसके पहले भी और बाद में भी, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। आफ्टर हिज डेथ इन 1708 पे उनकी डेथ के बाद जो खालसा थे उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दिया था मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट। अंडर बांदा बहादुर लीडरशिप डिक्लेयर्ड देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह। तो उन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्ट शुरू कर दिया था मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट, अपने ही कॉइन चलाने शुरू कर दिए थे उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के नाम के। एंड एस्टेब्लिश देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सुतलेज एंड द जमुना। और खुद का ही एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बना लिया था सुतलेज और जमुना में। बांदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एग्जीक्यूटेड इन 1716। ठीक है, अब हुआ क्या,
इनको बांदा बहादुर जो थे उनको 1750 में कैप्चर कर लिया था और 1760 में इनकी डेथ हो गई थी, इनको मार दिया गया था। तो यहाँ पे सिख के बारे में पढ़ा हम लोगों ने कि कैसे उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई। उसके अलावा गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह के चलते हुए उन्होंने कई सिक्के निकाले ताकि मुग़ल को डिफीट करें, उनके ऊपर पावर दिखाने के लिए। अंडर अ नंबर ऑफ एबल लीडर्स इन द 18th century, the Sikh organized themselves into a number of band called Jats and later on मिसल्स, यानी कि अच्छे लीडर्स के नेतृत्व में, ठीक है, 18th सेंचुरी में जो सिख थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया अलग अलग बैंड्स में, जिसको बोला है जाट्स, एंड लेटर मिसल्स में। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी, और जब वो इकट्ठा एक साथ जो फोर्स बनती थी उसको क्या बोलते थे, ग्रैंड आर्मी बोलते थे। नाउ द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन नोन एज रिजोल्यूशन ऑफ द गुरुमत। अब क्या होता था, पूरी की पूरी जो ये एंटायर बॉडी थी ये लोग अमृतसर में मिलते थे, कब, बैसाखी के टाइम पे और दिवाली के टाइम पे, ताकि वो कलेक्टिव डिसीजन ले सकें, जिसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द गुरुमत्स, ठीक है। अ सिस्टम कॉल्ड राखी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था राखी, जिसमें क्या होता था, जो कल्टिवेटर्स होते थे उनको क्या करते थे, प्रोटेक्शन मिलती थी, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि उनको जो भी कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन उन्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये राखी के अंडर आता था। गुरु गोबिंद सिंह हैड इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वॉज टू रूल, यानी कि उन्होंने क्या इंस्पायर किया, क्या लोगों में डाला कि उनको आगे उनकी जो डेस्टिनी है वो मतलब रूल करने के लिए ही पैदा हुए हैं। Their well-knit organization enabled them to put up a successful resistance to the, अब क्या हो रहा था, उनकी इतनी अच्छी आपस में जो ऑर्गेनाइजेशन थी और जिस तरह में उनमें आपसी जो मतलब गठबंधन था, उसकी वजह से क्या हुआ, मुगल्स के ख़िलाफ़ वो काफ़ी टाइम तक अच्छे से खड़े रहे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उन्होंने इस चक्कर में अहमद शाह अब्दाली, जिसने बाद में पंजाब पे मतलब पकड़ लिया था, उसके ख़िलाफ़ भी ये लोग खड़े रहे थे इस सब चीज़ों की वजह से, अपने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। उसके अलावा जो खालसा थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट रूल किस तरह से मतलब घोषित किया कि उन्होंने अपने ही कॉइन बनाने शुरू कर दिए थे 1765 में। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर द सेम इंस्क्रिप्शन एज द वन ऑन द ऑर्डर इशूड बाय खालसा इन द टाइम ऑफ बांदा बहादुर, यानी कि ये वही कॉइन्स थे जो बांदा बहादुर के टाइम पे बन रहे थे, सेम वैसे ही कॉइन्स इस टाइम पे बनने शुरू हो गए थे। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different ruler, यानी कि सिख टेरिटरी एक्सपेंड तो हुई थी लेकिन वो फिर डिवाइड हो गई थी अलग अलग रूलर्स में। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह reunited these group and established his capital at Lahore in 1799। अब उनमें से एक जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने अपने ग्रुप्स को रीयूनाइट किया और अपनी कैपिटल लाहौर में बना दी इन 1799, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मराठाज। The Marathas kingdom was another powerful regional kingdom to arise out of sustained opposition to Mughal rule, यानी मराठा जो किंगडम था उन्होंने भी अपने आप को अच्छे से खड़ा कर लिया था। शिवाजी carved out a stable kingdom with the support of powerful warrior families, यानी शिवाजी ने एक प्रॉपर स्टेबल किंगडम जो बार बार मतलब ख़राब नहीं कर सकता कोई, उसको इस टाइप का एक किंगडम बना लिया था अपनी फैमिली, पावरफुल वॉरियर फैमिली जो उनके वॉरियर्स थे जो लड़ते थे उनके लिए। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट प्रोवाइडेड द बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी, कई लोग थे चाहे वो पीजेंट्स हों चाहे वो पेस्ट्रोलिस्ट हो यानी छोटे मोटे किसान हो, कोई हो, सब ने मराठा आर्मी को एक बैकबोन मतलब एक तरह से बैकबोन बन के हेल्प करी। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल इन द पेनिसुला, और शिवाजी ने क्या किया, मुगल को चैलेंज किया इन फोर्सेस के साथ। आफ्टर शिवाजीज डेथ अफेक्टेड पावर इन द मराठा स्टेट वॉज वील्डेड बाय अ फैमिली ऑफ चितपवन ब्राह्मण्स हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा, यानी कि बाद में शिवाजी की डेथ के बाद क्या हुआ था, मराठा स्टेट में एक पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दैट वाज फैमिली ऑफ चितपवन ब्राह्मण्स। और ये कौन थे, जिन्होंने शिवाजी के जो आगे की जनरेशन थी उनको सर्व किया था एज पेशवा,
ठीक है, लाइक प्रिंसिपल मिनिस्टर, उस तरह से। पूना बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम, और पूना वहाँ की मेन कैपिटल हो गई। अंडर द पेशवाज द मराठा डेवलप्ड अ वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। पेशवा के अंडर रहते हुए, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, मराठा ने क्या किया था, एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था। देयर सक्सेस ले in bypassing the fortified areas of the Mughal by raiding cities and by engaging Mughal armies in area where they supply lines and reinforcement could be easily disturbed। यानी ये क्या करते थे, जहाँ पे मुग़ल की आर्मीज़ एंगेज करवा देते थे, जहाँ पे ना सप्लाई लाइंस होती थी या फिर जहाँ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती थी ना, तो ये वो काम करते थे, डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा देते थे मुगल्स के लिए, तो उनको उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती थी। बिटवीन 1720 एंड 1761 द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड, और इस टाइम पे क्या हुआ था, मराठा एक एम्पायर एक्सपेंड होना शुरू हो गया था, फैलना शुरू हो गया था। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे एट द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, अपने आप को उन्होंने मतलब अलग कर लिया था मुग़ल की अथॉरिटी से, उनके कब्ज़े से। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड फ्रॉम द मुग़ल बाय 1720, मालवा और गुजरात को 1720 में छुड़ा लिया था, किससे, मुग़ल से। बाय द 1730 द मराठा किंग वॉज रिकॉग्नाइज एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिसुला। ओवरलॉर्ड मतलब कि 1730 तक मराठा किंग को बोलने लग गए थे कि वो पूरे के पूरे डेक्कन पेनिसुला के ही, मतलब एक तरह से कहते हैं ना, मालिक हैं। ही पोजेस द राइट टू लेवी चौथ एंड सरदेशमुखी इन द एंटायर रीजन। चौथ का मतलब क्या हुआ, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम बाय द जमींदार, ये होता है चौथ, तो ये भी उनके अंडर था। और दूसरी चीज़ सरदेशमुखी, मतलब जो भी लैंड रेवेन्यू पेड होता है हेड रेवेन्यू में से, मतलब देखो 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेड टू द हेड रेवेन्यू, जितना भी हेड रेवेन्यू जाता है उसमें से 9 to 10%, ठीक है, तो ये भी सब उनके अंडर था। उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ है अबाउट बाजीराव, आई ऑल्सो नोन एज बाजीराव बलाल, वॉज द सन ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ। ही वॉज अ ग्रेट मराठा जनरल हु इज क्रेडिटेड टू हैव एक्सपेंडेड द मराठा किंगडम बियॉन्ड द विंध्यांस एंड इज नोन फॉर मिलिट्री कैंपेन्स अगेन मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड द पोर्तुगीज़। तो मतलब काफ़ी अच्छा माना जाता है उन्हें, काफ़ी अच्छे वो रूलर मतलब पेशवा थे जो जिन्होंने बहुत हेल्प की थी मराठा किंगडम को एक्सपेंड करने में। नाउ आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737 द फ्रंटियर्स ऑफ मराठा डोमिनेशन एक्सपेंडेड रैपिडली इनटू राजस्थान एंड द पंजाब इन नॉर्थ, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट एंड इनटू द कर्नाटका एंड द तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। ये वो जगह दे रखी हैं कि जहाँ पे मराठा ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया था। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड इन द मराठा एम्पायर बट वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग मराठा सॉवरेनिटी, यानी कि ऑफिशियली प्रॉपरली इनको इंक्लूड नहीं किया था मराठा एम्पायर में, बट ये ऐसा था जैसे कि मराठा जो भी थे उनको ट्रिब्यूट देने जैसा था ये, ठीक है। एक्सपेंशन ब्रॉट एनर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ कि रिसोर्सेज तो बहुत आए लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ी, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ फ्री में मिल गया। These military campaigns also made other ruler hostile towards the Marathas। जो भी मिलिट्री कैंपेन्स हो रहे थे उसकी वजह से क्या हुआ, जो दूसरे रूलर्स थे वो काफ़ी दुश्मन बनते जा रहे थे मराठास के। एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट द मराठास ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761। यानी कि जो मराठास को जो सपोर्ट चाहिए था वो उनको नहीं मिला, उनके कैंपेन्स जो भी थे, यानी कि लास्ट में लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया जब थर्ड बैटल हुई पानीपत की 1761 में। अलॉन्गसाइड एंडलेस मिलिट्री कैंपेन्स द मराठा डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज वेल। यानी मिलिट्री कैंपेन्स उन्होंने करवाए थे, उसके अलावा उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था और अच्छा डेवलप हो गया था। Once conquest had been completed and Maratha rule was secure, revenue demands were gradually introduced to taking local conditions into account। यानी क्या हुआ अब क्या हुआ था, वो जीते भी थे, उसके अलावा जब उनकी लाइक जीत हो गई प्रॉपरली, मराठा जब सिक्योर हो गए थे, उसके बाद रेवेन्यू डिमांड क्या कर रही थी, वो लोगों के बीच में ना इंट्रोड्यूस कराई थी, लाइक नॉर्मल कंडीशंस को देख के ध्यान रखते हुए रेवेन्यू डिमांड्स को इंट्रोड्यूस कराया था। लाइक जो भी उस टाइम की कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू मांगा गया था, या जो भी उसकी सिचुएशंस थी वो सब देखने के बाद एग्रीकल्चर वॉज एनकरेज एंड ट्रेड रिवाइव्ड। एग्रीकल्चर को काफ़ी एनकरेज किया था और जो भी व्यापार हो रहा था वो दोबारा से ठीक होने लग गया था।
This allowed Maratha chief like Sindhia of Gwalior, Gaikwad of Baroda and Bhosle of Nagpur the resources to raise powerful armies. अब इसकी वजह से क्या हुआ, मराठा चीफ थे जो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, इन्होंने क्या करा, अपनी अपनी पावरफुल आर्मीज बना ली. मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इन द 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज इन द रीजन. यानी कि जो भी उनके कैंपेन्स हुए थे मालवा में 1720 में, उन्होंने उस जगह की ग्रोथ को और जो भी मतलब वहाँ पे चीज़ें चल रही थी जो उनके फ़ायदे में थी, ग्रोथ वगैरह जो होती सिटीज़ की, उनको चैलेंज नहीं किया, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया. उज्जैन एक्सपेंडेड अंडर सिंधियाज पेट्रोनेज एंड इंदौर अंडर होलकर्स. उज्जैन क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू हो गया सिंधियाज के देख रेख में, और इंदौर जो था वो होलकार्स के देख रेख में एक्सपेंड होना शुरू हो गया. बाय ऑल अकाउंट दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस एंड फंक्शन एज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर. देखो मेन चीज़ ये थी कि जितनी भी सिटीज़ थी ना, ये उस टाइम पे काफ़ी प्रॉस्पेरस थी, काफ़ी हरी भरी थी, और इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एज कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर्स. ठीक है. न्यू ट्रेड रूट्स इमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठाज. यानी नए ट्रेड रूट्स बनने शुरू हो गए थे उस एरियाज में जो मराठा कंट्रोल कर रहे थे. द सिल्क प्रोड्यूस इन द चंदेरी रीजन, जो वहाँ पे सिल्क प्रोड्यूस हो रहा था, उसमें क्या हुआ, नया आउटलेट बना पूना में, द मराठा कैपिटल. उसके बाद है बुरनपुर विच हैड अर्लियर पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत, नाउ एक्सपेंडेड इट्स हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट. यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है, बुरनपुर जो पहले पार्टिसिपेट किया था, जिसने ट्रेड में जो भी व्यापार हुआ था बिटवीन आगरा एंड सूरत, उसने अपना मतलब पूरा जो भी था हिंटरलैंड वगैरह को एक्सपेंड कर लिया और उसमें नागपुर और पूना को इंक्लूड कर लिया जो साउथ में था, एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट. हिंटरलैंड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी. नाउ द जाट्स, लाइक द अदर स्टेट्स, द जाट कंसोलिडेटेड देयर पावर ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरीज. बाकी स्टेट्स की तरह जो जाट थे उन्होंने अपनी पावर को कंसोलिडेट किया, इकट्ठा किया 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे. अंडर देयर लीडर चूरामान दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरी सिचुएटेड टू द वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ दिल्ली, एंड बाय द 1680s दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन बिटवीन द टू इंपीरियल सिटीज ऑफ दिल्ली एंड आगरा. यानी कि चूरामन जो उनके लीडर थे, उनके अंडर रहते हुए उन्होंने जो दिल्ली के वेस्ट वाला पार्ट था, जो सिटी थी, उसके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया. और 1680s में क्या हुआ, उन्होंने जो रीजन दिल्ली और आगरा के बीच आता था ना, उसको काफ़ी कंट्रोल में ले लिया था. फॉर अ वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टडियंस ऑफ द सिटी ऑफ आगरा. लाइक एक तरह से कुछ टाइम के लिए वो कस्टडियंस हो गए थे, मतलब आगरा को कस्टडी उनके पास थी कुछ टाइम के लिए. द जाट्स वर प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरिस्ट थे उसके अंदर. और टाउन्स लाइक पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरिया डोमिनेटेड बाय देम. दूसरी चीज़, जो पानीपत है और बल्लभगढ़ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, व्यापार का केंद्र बन चुका था उनके अंडर. ठीक है. उन एरियाज़ में जहाँ पे वो डोमिनेट थे, जहाँ पे वो कब्जा करके बैठे थे. अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज स्ट्रॉन्ग स्टेट. यानी कि सूरजमल के अंडर जो भरतपुर का किंगडम था वो भी एक प्रॉपर अच्छी स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के आना शुरू हुआ. उसके बाद क्या हुआ, When Nadir Shah sacked Delhi in 1739, many of the city notables took refuge there. जब नादिर शाह ने अटैक किया था दिल्ली पे 1739 में, और काफ़ी मतलब उनका बोलबाला था उस टाइम पे, तो कई लोगों ने क्या किया, वहीं पे जहाँ पे जाटों का पूरा एरिया था वहाँ पे उन्होंने रिफ्यूजी की तरह मतलब वो थोड़े टाइम के लिए रुक गए थे. His son Zawahir Shah had 30,000 troop of his own and hired another 20,000 Marathas and 50,000 Sikh troop to fight the Mughals. मतलब इनके बारे में बताया गया है कि उसके जो बेटे थे जवाहिर शाह, उनके खुद इतने ट्रूप्स थे, तो जैसे कि बहुत सारे सोल्जर्स और आर्मीज़ को यहाँ पे ट्रूप्स बोला है, कुछ 30,000 अलग अलग ट्रूप्स थे उनके पास, और वो खुद के थे, और उन्होंने हायर किए थे 20,000 मराठा एंड 15,000 सिख ट्रूप्स ताकि वो मुगल से लड़ सकें. While the Bharatpur fort was built in a fairly traditional style, at Dig the Jats built an elaborate garden palace combining styles seen at Amer and Agra. मतलब जो भरतपुर फोर्ट था वो थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल से बनाया गया था. ठीक है. डिग पे क्या हुआ था, जाट ने एक प्रॉपर गार्डन पैलेस बनाया था, कौन से स्टाइल्स मिला के, जो आमेर और आगरा के स्टाइल्स थे उनको मिला के.
इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां। उसकी जो बिल्डिंग थी वो भी ऐसे मॉडल, मतलब किस फॉर्म में थी, जो पहले शाहजहां ने जो बनाया था ना उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड थी। तो ये था चैप्टर 10 पार्ट 2 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। पार्ट 1 देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। उसके अलावा साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स की वीडियो देखने के लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिलेंगे। वरना मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास के अकॉर्डिंग एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, जिस भी क्लास का, आपको वो वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।